अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सऊदी अरब के शहर रियाद जो कि वहां का दारुल हुकूमत भी है, लगातार धमाकों की जद में है। लेकिन ये धमाके पुरअसरार नौयत के हैं और ये कौन करवा रहा है? जिम्मेदारियां इब्तदाई तौर पर तमाम तर जिम्मेदारियां सऊदी हुकूमत, उसकी सिक्योरिटी एजेंसियाँ हमेशा से यमनी अंसारुल्लाह ग्रुप पर डालते आई हैं। लेकिन इस बार कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ हो रही है जो यकीनी तौर पर बड़ी अलार्मिंग है। और यहाँ पर एक बात आपके लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है, जो हम कोशिश करेंगे कि आपको बता सकें कि दरअसल ये धमाकों की एक नई लहर जो सऊदी अरब में दाखिल हो चुकी है, इसकी क्या वजह है? वो कौन से ऐसे मुहर्रिकात हैं जिन्होंने बराह रास्त सऊदी दारुल हुकूमत रियाद को टारगेट करने और वहाँ पर सिलसिलावार कार्रवाइयाँ करने का आगाज़ कर दिया है। और उन्होंने ये चीज़ें प्लान कर रखी हैं कि इन्होंने इसी तरह से करना है। और इन्होंने सऊदी अरब के जो बादशाह हैं, जो शहज़ादे हैं, इनको सबक सिखाने के लिए ये मुनज़्ज़म एक तरीक़ाकार इन्होंने अपना लिया हुआ है और इसी के तहत इन्होंने सऊदी अरब को बार बार टारगेट करना है। इससे पहले हम आगे बढ़ें और आपको इस सारी सूरत हाल के बारे में बताएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इस वक्त बैनुल-अक़वामी मीडिया समेत अरब मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि सऊदी अरब में एक और ज़ोरदार धमाका सुना गया है। ये धमाका कोई मिसाइल अटैक था, ड्रोन अटैक था या क्या चीज़ थी, ये वाज़ेह नहीं हो सका। और इसमें क्या जानी नुकसान हुआ है, ये खबरें भी सामने नहीं आ रही हैं। सऊदी अरब के बारे में आपके इल्म में ये भी होगा कि वहाँ से ख़बर बाहर आना बहुत ही मुश्किल काम है। स्टेट रन मीडिया है वहाँ पर, जितनी खबर उससे सामने आती है वही आती है। बैनुल-अक़वामी मीडिया उस तरह से आज़ादी से वहाँ से रिपोर्ट नहीं कर सकता। अलबत्ता इस बार ये भी मुख्तलिफ है कि जिस तरह से 2 रोज़ कबल हमने देखा था कि सऊदी अरब की फ़ज़ाओं में जो कैपिटल रियाद है, उसकी फ़ज़ाई हदूद में एक मिसाइल जो है उसको इंटरसेप्ट किया गया था, यानी हवा में ही नाकारा बना दिया गया था। तो ज़ोरदार धमाका हुआ था। उस वक्त भी लोगों ने वीडियोज़ बनाई थी और सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल हुई थी। अब की बार भी लोग सोशल मीडिया पर सवालात कर रहे हैं। लेकिन ये जो धमाका हुआ है, जो पिछली बार धमाका हुआ उस दफ़ा भी, यानी 2 रोज़ कबल जो धमाका हुआ, उस दफ़ा भी जो है वो यमनी अंसारुल्लाह पर जो है वो ज़िम्मेदारी डाल दी गई कि इन्होंने सऊदी हदूद में जो है वो कार्रवाई करने की कोशिश की। लेकिन बाद में अंसारुल्लाह ने भी उसकी तरदीद की और फिर अगले रोज़ जो है वो इराक़ का एक जंगजू ग्रुप जो शाम में भी लड़ाई में मुलव्वस रहा, इन्होंने इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल की थी। लेकिन आज एक और धमाका हो गया और इस धमाके के होने में चीज़ें समझना बड़ी आसान है, क्योंकि जो पिछला धमाका हुआ था और उसकी ज़िम्मेदारी कोई कबूल नहीं कर रहा था और बाद में इराक़ का एक फ़ाइटर ग्रुप था, उसने इसको कबूल किया। और ये ग्रुप जो है वो बड़ा जंगजू ग्रुप रहा है और इसने जो शाम में भी दाइश के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करता रहा है। तो इसी ग्रुप ने मज़ीद ये भी ऐलान किया था ज़िम्मेदारी कबूल करने के साथ-साथ, जिस तरह से हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इनने वाज़ेह तौर पर नाम लेकर सऊदी अरब के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के जो वली-ए-अहद हैं शेख ज़ायद बिन अल-नहयान जो हैं, इनके नाम लेकर इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि आप दोनों मालिक जो हैं वो दाइश की हमायत कर रहे हैं, दाइश को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी एतबार से आप अगर अपनी हमायत जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ जो है वो बंद नहीं करवाते हैं, बिलख़ुसूस जो इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में जो 2 बम धमाके हुए जिसमें बड़ी तादाद में लोग मारे गए, इन्होंने उसके बाद उसका बदला लेने के लिए ये एक बड़ी कार्रवाई की और इन्होंने खुले अल्फाज में ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए इस बात का हवाला दिया कि हमने अपने उन मरने वाले लोगों का बदला लिया जिनको आपने 2 बम धमाकों के ज़रिए बगदाद में मरवाया और हम मज़ीद ऐसे हमले करेंगे। तो ये हमला इनकी उस पिछली स्टेटमेंट के बाद सामने आ रहा है, यानी जब पिछला हमला हुआ सऊदी अरब में फ़ज़ाई हदूद में एक मिसाइल जो है वो उसको इंटरसेप्ट किया गया, नाकारा कर दिया गया। तो उसी हमले के तनाज़ुर में इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, ये जो इराक़ी जंगजू ग्रुप है, कि हम मज़ीद हमले भी कर सकते हैं अगर आप बाज़ ना आए तो। तो इसी तसलसल में उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी आप मज़ीद देखेंगे कि हम क्या करते हैं, हम आपको सबक सिखाएँगे। इन्होंने ये बातें वाज़ेह तौर पर कहीं और इन दोनों ममालिक के बादशाहों के नाम लेकर कहीं। तो उसी तनाज़ुर में आज एक और हमें देखने को मिल रहा है कि एक ज़बरदस्त किस्म का धमाका होता है। इसमें किसी जानी नुकसान की इत्तलात तो नहीं मिल रही हैं, लेकिन चीज़ें बड़ी आपस में मिलती हुई पाई जा रही हैं। दूसरी जानिब इसमें एक शुबा ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि जो यमन में मौजूद ग्रुप है जो सऊदी अरब को मज़ाहमत फ़राहम करता रहा है, सऊदी अरब उसके ख़िलाफ़ अपने तानियों समेत लड़ता रहा है, यानी हूसी बागी, और इनका जो चीफ़ फ़ोर्स है अंसारुल्लाह, इन्होंने
ان پر سعودی عرب کی جانب سے اور سعودی حمایت کی ہی بنیاد پر، کیونکہ سعودی عرب یمن میں اس گروپ کے خلاف لڑائی لڑ رہا ہے، تو سعودی عرب کو بڑی حمایت امریکی اتحادیوں کی جانب سے بھی حاصل ہے، اور انہی اتحادی ممالک نے بالخصوص جو سب سے بڑا اتحادی ملک سعودی عرب کا امریکہ، اس کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دور اقتدار کے آخری ایام میں جہاں بہت سے غلط فیصلے کیے، وہاں انہوں نے ایک فیصلہ یہ بھی کر لیا کہ ہم یمن میں موجود انصار اللہ پر پابندیاں لگائیں، ان کو مالی اور ان کی جو ہتھیاروں کی فراہمی ہے اس پر کسی بھی طرح سے پابندی لگائیں، کٹ لگائیں، تاکہ یہ دہشت گردانہ کارروائیاں اور بالخصوص سعودی عرب کے خلاف یہ کارروائیاں نہ کر سکیں۔ اسی اعتبار سے انہوں نے انصار اللہ پر پابندیاں لگانے کے حوالے سے انیشیٹ تو لیا، لیکن اس کا ریئیکشن ان کو آنا شروع ہو گیا، یعنی بین الاقوامی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، بالخصوص یونائٹڈ نیشن میں جو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں، ان کو یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ یمن میں بڑے عرصے سے جنگ ہے، تو وہاں پر قحط بھی ہے اور وہاں پر بحالی کے کام بھی ہونے ہیں، تو اگر امریکہ جیسے مالک کی ایما پر وہاں اس گروپ کے خلاف یعنی انصار اللہ پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، تو ایسے میں وہاں پر وہ لوگ انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی کام نہیں کرنے دیں گے، اور کوئی بھی بین الاقوامی ادارہ وہاں پر جا نہیں سکے گا۔ اس اعتبار سے اس کی مزاحمت بھی ہوئی، لیکن بالآخر جو ہے وہ یمنی انصار اللہ پر پابندیاں بھی لگائی گئیں ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے، ان کو بلیک لسٹ کیا گیا، ان کے جو سرکردہ لیڈران تھے ان کے سفر کرنے کی اور مختلف ممالک میں آنے جانے کے حوالے سے ٹریول سینکشنز بھی لگائی گئیں، اس کی مذمتیں بھی ہوئیں مختلف ممالک کی جانب سے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے جو بائیڈن انتظامیہ آئی، انہوں نے آتے ہی جہاں باقی پالیسیاں ریویو کی، تو انہوں نے انصار اللہ پر جو پابندی تھی اس کو بھی اس وقت انہوں نے ٹیبل پہ رکھا ہوا، اس کو ریویو کر رہے ہیں کہ ہم اس کو بلیک لسٹ ہونے سے ہٹائیں اور اس پر سے پابندیاں ہٹائیں، کیونکہ ان کو صورتحال واضح طور پر سامنے نظر آ رہی ہے کہ یمن جیسا ملک جہاں 2015 سے جنگ مسلط ہے، اور صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وہاں پر چھوٹے بچے جو ہے وہ قحط سالی کی وجہ سے بھوکے مر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ انتہائی اہم ہے اس وقت جو ایک تسلسل شروع ہو چکا ہے سعودی عرب میں دھماکوں کے حوالے سے۔ ہم دو چیزیں جو بڑی کلیئر ہیں اور ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایک تو یمن میں موجود حوثی باغیوں پر جو پریشر ڈالا گیا، انصار اللہ کو بلیک لسٹ کرنے کی کوشش کی، ممکنہ طور پر یہ حملے انڈائریکٹلی ان کی جانب سے ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب ایک گروپ جو واضح طور پر فرنٹ فٹ پر آ کر ان تمام تر ذمہ داریوں کو قبول کر رہا ہے، جو عراق میں موجود الوحد الحق گروپ ہے، جس نے پچھلے حملے کی بھی ذمہ داری قبول کی تھی، دوسری جانب وہ گروپ ہے، یعنی اس وقت یہی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن آج ہونے والے اس بلاسٹ کی ایک تو نوعیت وجہ نہیں سامنے آ سکی ہے کہ اس میں کس طرح کی نقصان ہوا ہے اور کتنے لوگ مارے گئے ہیں، اور کسی نے ذمہ داری بھی قبول نہیں کی ہے۔ ابھی اس حملے کی ذمہ داری اگر ایک بار پھر عراقی گروپ قبول کرتا ہے، تو ایک دفعہ ہمیں سعودی حکمت عملی میں بڑی واضح طور پر تبدیلی نظر آئے گی کہ وہ عراق میں موجود اس گروپ کے خلاف کارروائیاں کرنے کے حال سے کوئی مؤثر حکمت عملی اپنا سکتا ہے۔ مجھے دیجیے آج کی ویڈیو سے اجازت، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ کی صورت میں ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔